जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिन से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता आया हूं कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज इसी श्रृंखला में हमारा 13वां श्राद्ध है। 13वें श्राद्ध पर भी आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, पूर्वजों को नमन कर सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें आप कर सकते हैं। उन्हें जो चीज़ पसंद हो वो घर में बनाइए, उनके लिए आप पाठ कीजिए, उनके लिए नमन कीजिए, परमात्मा से उनके लिए सुखना मांगिए, ताकि स्वर्ग में वो जहाँ वासस्थान में हो वो आपको वहाँ से आशीर्वाद देते मिलें। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पितृ दोष कहना कभी भी शास्त्र संबंध नहीं रहा। काल सर्प योग किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप पहले ही लेते चले आए हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन हम बात कर रहे थे अपनी चंद्रमा देवता और मंगल देवता के महालक्ष्मी योग की। महालक्ष्मी योग मेष लगन की कुंडली में हमने कल बात की थी। आज अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृष लगन की कुंडली। वृष यानी टॉरस लगन की कुंडली, और ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर लिखा होने से, लगन में लिखा होने से ये वृष लगन की यानी टॉरस लगन की कुंडली बनी। इसके स्वामी हैं शुक्र देवता यानी दानव गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर छोटे भाई बहन का, तीसरा घर पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, तीसरा घर आपकी मेहनत का, आपके बाहुबल का, तीसरा घर आपके हौसले, आपके करेज का, आपकी बोल्डनेस, डियरनेस का माना जाता है। तो ये डिपार्टमेंट शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को दिया। शुक्राचार्य ने मंगल देव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने मंगल देव को 7वें घर का मालिक बनाया। 7वां घर आपका दाम्पत्य सुख, 7वां घर आपके डेली वेजेस, 7वां घर आपका दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस के साथ साथ पार्टनरशिप का भी घर माना जाता है, यानी व्यापार में साझेदारी का घर। तो मंगल देवता को ये डिपार्टमेंट दिया, और मंगल देवता को दिया 12वां घर। 12वें घर का मालिक बनाया मंगल देवता को। 12वां घर विदेश सेटलमेंट का, 12वां घर विदेश के खर्चे का, 12वां घर अस्पताल के खर्चे का, जेल यात्रा का, और हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भी दिया। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता जो कि इस कुंडली में तृतीयेश माने जाते हैं, यानी तीसरे भाव के मालिक माने जाते हैं, इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं। और मंगल देवता जो कि इस लगन कुंडली में 7वें भाव के मालिक बनते हैं और 12वें भाव के मालिक बनते हैं। तो इस लगन कुंडली में मंगल देवता भी अति मारक ग्रह बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए, दोनों ही ग्रह चंद्रमा देवता और मंगल देवता मारक ग्रह माने जाते हैं, और इस लगन कुंडली में दोनों ही ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देते। अपनी दशा अंतरदशा में सदैव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है क्योंकि दोनों ही मारक हैं और दोनों ही देवताओं में आते हैं। हाँ, मंगल हो सकता है कहीं 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राज्यों की स्थिति बनाकर अच्छा फल दे दे, लेकिन चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में सदैव मार्केत्व के रिजल्ट देता है। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में सदैव दिक्कत परेशानियों के रिजल्ट देता है। चंद्रमा देवता सदैव हार्डवर्क ज़्यादा कराता है, नॉर्मल से भाग दौड़ ज़्यादा करवाता है, और जातक को ये समझ में नहीं आता कि मेरा जीवन यापन खपने की कगार पे क्यों चल रहा है। वो भागता रहता है, चीज़ें उससे 2 कदम आगे चलती रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट ही मेहनत का है। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी, वो सदैव नॉर्मल से जातक को ज़्यादा मेहनत अवश्य करवाएगा। और किसी अगर पढ़ने वाले ने कह दिया कि टॉरस लगन की कुंडली है, आपका तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन गया, तो समझ लीजिए कि अभी विद्या पढ़ने में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि चंद्रमा मारक ग्रह है और मंगल भी मारक ग्रह है। मंगल सिर्फ विपरीत राज्यों की कुछ कंडीशन में अच्छा फल दे सकता है, नहीं तो मंगल की दशा अंतरदशा भी सदैव आपका जीवन यापन कष्टों से भरती ही मिलेगी।
प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, सदैव गांठ बांध लीजिए। बहुत सारे लोगों की कॉपीज़ लगी हुई हैं, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मैंने देखे हैं खुद, जब वो आके मुझे दिखाते हैं, देखिए जी ये लिखते लिखते हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है। तो उन सब के लिए निवेदन करूँगा, लिख लीजिए कि टॉरस लगन की कुंडली में कभी किसी कीमत पर भी किसी जातक को तीसरे भाव का मालिक चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती धारण नहीं करवाना चाहिए। वो उस जातक की मेहनत बढ़ा देगा, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगा, भाग दौड़ फजूल की ज़्यादा होगी और उसके रिजल्ट्स कभी उसे नहीं मिलेंगे। तो चंद्रमा देवता का सुच्चे मोती पहनना इस लगन की कुंडली में सदैव वर्जित माना जाता है। दूसरी बात करते हैं प्रिय दर्शकों मंगल देवता की। मंगल देवता का मूंगा भी इस लगन कुंडली में सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस लगन कुंडली में वो एक मारक ग्रह है, अस्पताल के खर्चे का ग्रह है, जेल यात्रा का घर उसके पास है। तो वो दिक्कत परेशानियां बढ़ाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इस लगन के जातक को सदा हिदायत दी जाती है, कभी किसी कीमत पर सुच्चा मोती ना पहने और कभी किसी कीमत पर मंगल देवता का रतन मूंगा ना पहने, क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं। अब प्रिय दर्शकों, आप सोचिए कि दोनों ही मारक ग्रह हैं और आपको कोई भी जातक अगर पढ़ने वाला इस कुंडली को कह दे कि ये महालक्ष्मी योग बन गया और इन दोनों की दशा अंतरदशा ही आपको अपसेट करती हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस जातक या विद्वान के विद्या पढ़ने में कितनी बड़ी कमी होगी। इस लगन कुंडली में कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक का महालक्ष्मी योग नहीं बनता। ये बात नोट कर लीजिए। जब आखिरी एपिसोड मीन लगन का आएगा तो जो मैं सवाल पूछूंगा तो उसको आपको जवाब देने में ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा और सहायक सिद्ध होगा कि टॉरस लगन की कुंडली में यानी वृष लगन की कुंडली में चंद्रमा तृतीयेश तीसरे भाव का मालिक है और मंगल देवता सप्तमेश और द्वादशेश है, यानी सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश और 12वें भाव का मालिक द्वादशेश है। वो कभी भी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं होगा। और इस लगन कुंडली में दोनों रत्न कभी किसी कीमत पर धारण नहीं किए जाते। इस लगन की कुंडली में चंद्रमा जितना अंश मात्र बल में कमी लाएगा, चंद्रमा का डिग्री वाइज बलाबल जितना कम होगा उतना ही जातक के लिए अच्छा होगा, उतनी ही जातक को जिंदगी में मेहनत कम करनी पड़ेगी। मंगल देवता इस लगन कुंडली में जितना कम होगा डिग्री वाइज, उतने ही जातक के खर्चों में उसकी दशा अंतरदशा में कमी अवश्य आएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी कि ग्रह की सक्षमता, उसका अंश, उसका बलाबल वो ही निर्धारण करता है कि उसकी दशा अंतरदशा में उसे कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मारक ग्रह सदैव डिग्री वाइज बलाबल में कमजोर हुआ ही अच्छे फल देता है, क्योंकि वो बुराई में कम आ जाता है, उसकी बुराई में कमी आ, क्योंकि वो मारक ग्रह है। अगर डिग्री वाइज बलाबल में कम हुआ तो समझ लीजिएगा उसके मार्कित्व में कमी आ गई। कारक ग्रह अगर डिग्री वाइज बलाबल में कम होता है तो उसके कारकित्व में कमी आ जाती है, और मारक ग्रह अगर डिग्री वाइज बलाबल में कम होता है तो उसके मार्कित्व में कमी आ जाती है, और वो जन्म कुंडली के लिए शुभ माना जाता है, जन्म कुंडली के लिए अच्छा माना जाता है, ताकि बाकी ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाते हैं। तो वृष लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों, आप नोट कर लीजिए, न तो सुच्चा मोती पहना जाता है, न ही मंगल देवता का मूंगा पहना जाता है। इस लगन की कुंडली में कभी भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग किसी कीमत पर किसी भी जातक के लिए नहीं बनता। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आजकल श्राद्धों के लिए बहुत से लोग पूछने आते हैं कि हम कौन सा श्राद्ध करें। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्हें श्राद्धों की या अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं पता होती, या उनसे भी जो पूर्वज होते हैं उन्हें उनका ज्ञात नहीं होता, तो उन्हें सही तिथि का नहीं पता चल पाता कि उनके पितरों के श्राद्ध की तिथि कौन सी है। तो शास्त्र ने
पहले ही यह व्यवधान रखा है, आखिरी जो 15 तारीख आएगी यानी परसों को 15 अक्टूबर को जब लास्ट श्राद्ध होगा, तब आप सब जने जिन्हें भी अपने पितरों का श्राद्ध की तिथि नहीं पता वो श्राद्ध कर सकते हैं। वो सर्व पितृ श्राद्ध से आप फारिग हो सकते, सर्व पितृ श्राद्ध करके आप पूर्वजों का आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि पितृ श्राद्ध का पक्ष ही हमें शास्त्रों ने इसलिए दिया है कि आप पितरों को याद करें, पितरों को नमन करें, पितरों का गुणगान करें। जो भी जिंदगी में अपने जीवन यापन में उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, चाहे उनके स्वभाव को लेकर के हो, चाहे उसकी किसी चीज़ का निर्माण को लेकर के हो, उन्हें याद करेंगे तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। क्योंकि पितृ दोष नामक दोष कहना उन्हें अपमानित करने के बराबर है, जो किसी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा गया। ये आप सब अब भली भांति जान चुके हैं, किसी भी मूल ग्रंथ से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पितृपक्ष इसलिए दिया है हमारे शास्त्रों ने ताकि पितरों का आशीर्वाद आपको मिले, और सर्व पितृ श्राद्ध का दिन इसलिए दिया गया है कि आप उनके नाम का भोजन किसी भी ब्राह्मण को करवाएं। क्योंकि इस दिन 15 तारीख को अमावस होती है, इस 15 को अमावस्या है, और अमावस्या का सर्वपितृ श्राद्ध का किया हुआ दान पुण्य आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। पर आपको ये स्वयं करना होगा, आप स्वयं कीजिएगा, अपने पितरों के नाम का पाठ कीजिए, पितरों से आशीष लीजिए। जो भी आपकी यथाशक्ति हो, अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य जितना कर पाएँ, किसी ब्राह्मण को, किसी नीडी पर्सन को, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी मंदिर गुरुद्वारे बाहर बैठे भिखारी या बेगर को, जो भी आप करना चाहें वो अवश्य करें, और उससे आपके पितृ खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और आपको सदैव आशीर्वाद देते ही मिलेंगे। ये नहीं होता कि आपको दशा अंतरदशा समझ में ना आए तो सिंपल बोल दो जी पितृदोष है, ऐसा शास्त्रों में नहीं होता प्रिय दर्शकों। अब आप में से बहुत सारे जातक इस बात की विस्तृत जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से लेकर के समझने लगे हैं कि उनकी दशा अंतरदशाएं और गोचर गड़बड़ चलता है, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स गड़बड़ होते हैं, और बदनाम अनायास पितरों को कर दिया जाता है कि पितृदोषी हो गए। पितृदोषी कैसे हो सकते हैं? उनको गालियां मत दीजिए ताकि वो आपको बद्दुआएं न दें। पितृ बद्दुआएं कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो दोषी कभी होते ही नहीं। जिनके आप वंशज हो वो आपके लिए अशुभ कैसे हो सकते हैं? जितना उन्होंने ज़िंदगी में नेक नीति, अच्छी घर, गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा, मकान जो बनाया था वो सब आपको जीते जी जाने के बाद वो दे गए हैं, तो मरने के बाद वो आपके लिए अशुभ कैसे सोच सकते हैं? ये बात कभी शास्त्र सम्मत थी ही नहीं। ये बात आपको समझनी होगी, और पितरों के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो खुद अमावस्या को जाके अपनी यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य कीजिए, उनके लिए पाठ कीजिए, उनके लिए नमन कीजिए, ताकि वो सदा आपके ऊपर आशीर्वाद का बौछार करते ही मिलें। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।